गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 14 दिसंबर को भूख हड़ताल करेंगे किसान, बोले और तेज होगा आंदोलन। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 15 दिनों से दिल्ली हरियाणा सिंधु बॉर्डर पर धरना दे रहे हजारों किसानों ने अपना आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। शनिवार शाम प्रेस वार्ता करते हुए किसान नेता कमलप्रीत पन्नू ने 14 दिसंबर को भूख हड़ताल करने की घोषणा की है। कमलप्रीत पन्नू ने कहा कि अभी हमारा धरना दिल्ली के 4 स्थल पर चल रहा है। आज राजस्थान बॉर्डर से हजारों किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करेंगे। 14 दिसंबर को किसान सारे देश के डीसी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम अपनी माताओं बहनों को भी आंदोलन में बुला रहे हैं। उनके लिए यहाँ रुकने की सभी व्यवस्थाएं की जा रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कहा, कृषि सुधारों से नए बाजार मिलेंगे, छोटे किसानों को होगा फायदा। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 17 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। सरकार की कोशिशों से कृषि में नए विकल्प खुलेंगे, कृषि उत्पादों को नया बाजार मिलेगा और इसका सीधा फायदा छोटे किसानों को होगा, उनकी आमदनी में इजाफा होगा। शनिवार को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की 93वीं वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि सेक्टर में किए गए सुधार निश्चित ही किसानों के लिए क्रांतिकारी साबित होंगे और उनका असर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों का हित पक्का करने के लिए नीति और नीयत से प्रतिबद्ध है। इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश के आह्वान से किसानों को डिजिटल बिक्री का मौका मिलेगा। कृषि सुधारों से किसानों का सामान कहीं भी बेचने का मौका मिलता है। सरकार ने मंडियों का आधुनिकीकरण किया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान, कहा पागल हो गई है ममता बनर्जी, बंगाल बनेगा हिंदू राज्य। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी पागल हो गई है और बंगाल हिंदू राज्य बनेगा। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग भगवा को आतंकवादी कहते हैं वे क्षत्रिय नहीं होते हैं। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले को लेकर कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पागल हो गई है, वह तिलमिला गई है, उसको समझ आ गया है कि यह भारत है, पाकिस्तान नहीं, जिस पर शासन कर रही है। बंगाल में बीजेपी और हिंदुओं का शासन आएगा। बंगाल अखंड भारत का हिस्सा है, वह इसे अलग करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि ऐसी महिला जो कि विदेशी परंपरा का पालन कर रही है, यहाँ उनको टिकने नहीं देंगे। हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी, बंगाल हमारा हिंदू राज्य और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पॉपुलेशन कंट्रोल पर कानून बनाने का केंद्र ने किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट में दिया यह जवाब। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने देश में जबरन परिवार नियोजन लागू करने के विचार का विरोध किया है। सरकार का कहना है कि निश्चित संख्या में बच्चों को जन्म देने की किसी भी तरह की बाध्यता हानिकारक होगी। इससे देश में कई तरह के जनसांख्यिकीय विकार पैदा हो जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा है कि देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक है। यहाँ पर सभी दंपति अपने परिवार के आकार का फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। वे अपनी इच्छानुसार परिवार नियोजन के तरीके भी अपना सकते हैं। इसमें किसी तरह की अनिवार्यता लागू करने से लोगों के इस अधिकार का हनन होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। मंत्री पर जूता फेंकने वाले गोपाल इटालिया को आम आदमी पार्टी ने बनाया गुजरात का प्रदेश संयोजक। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने शनिवार को घोषणा की है कि वे गुजरात में अगले साल के शुरू में होने वाले स्थानीय निकायों के चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके साथ ही पार्टी ने गोपाल इटालिया को राज्य संयोजक नियुक्त किया है। पार्टी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। इटालिया ने 2017 में राज्य सरकार में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा पर जूता फेंका था। पार्टी ने ट्वीट किया है कि आम आदमी पार्टी गुजरात राज्य में एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है। आम आदमी पार्टी आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। युवा नेता गोपाल इटालिया को आम आदमी पार्टी गुजरात का राज्य संयोजक घोषित किया गया है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। वैक्सीन की गुड न्यूज से पहले आई अच्छी खबर। आयुर्वेदिक इलाज से ठीक हुए 2000 कोरोना मरीज। जी हां दोस्तों, देश और दुनिया में इस वक्त कोविड-19 के कई वैक्सीन के अलग अलग फेज में ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसा वैक्सीन सामने नहीं आया है जो बिल्कुल सटीक इलाज करता हो। लेकिन वैक्सीन बनाने की रेस के बीच एक अच्छी खबर आई है। IANS की खबर के मुताबिक दिल्ली में आयुर्वेदिक इलाज से 2000 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली के चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान में इस कोरोना मरीजों का इलाज किया गया है। खबर के मुताबिक यहां कोरोना मरीजों के इलाज के साथ साथ संक्रमण से लड़ने के लिए मरीजों के संतुलित भोजन पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस पद्धति के लिए अस्पताल को बधाई दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि शुद्ध आयुर्वेदिक इलाज के साथ 2000 कोविड मरीजों के सफलतापूर्वक इलाज के लिए चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान को बधाई। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। केरल के मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, राज्य के लोगों को मुफ्त में मिलेगी कोरोना वैक्सीन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की वैक्सीन को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। इससे पहले बिहार में बीजेपी द्वारा मुफ्त में वैक्सीन देने का ऐलान किया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु आदि राज्य में भी मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने की बात कही जा चुकी है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। 2014 में कांग्रेस की हार के लिए सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जिम्मेदार, प्रणब मुखर्जी की किताब में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में कांग्रेस के पतन को लेकर कई खुलासे किए हैं। अगले साल बाजार में आने वाली इस किताब में 2014 में कांग्रेस को मिली हार के कारणों का भी विश्लेषण किया गया है। दिग्वंत पूर्व राष्ट्रपति की किताब में कहा गया है कि हार के लिए काफी हद तक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जिम्मेदार थे। ऐसे वक्त में जब कांग्रेस नेतृत्व संकट से गुजर रही है, इस किताब में की गई टिप्पणियों से विवाद खड़ा होने की आशंका है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दुनिया भर में कोरोना वायरस से करीब 15.95 लाख लोगों की हुई मौत। 192 देशों में 7 करोड़ से अधिक हुए संक्रमित। जी हां दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 15,95,000 लोगों की मौत हो चुकी है और 7.1 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंसन यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक विश्व के 192 देशों में कोरोना वायरस से अब तक 7.1 करोड़ लोग से ज्यादा संक्रमित हुए हैं, जबकि 15,94,775 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका में अब तक 1.58 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 2.95 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, खराब हुई किडनी, कभी भी हो सकती है डायलिसिस। जी हां दोस्तों, चारा घोटाले के 4 मामलों के सजायाफ्त पूर्व रेल मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई है। रांची के रिम्स में लालू की देखरेख कर रहे डॉक्टरों की टीम के प्रमुख डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया है कि उनकी किडनी की कार्य क्षमता बेहद कम हो गई है, उन्हें कभी भी डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर ने लालू की हालत चिंताजनक बताई है। उन्होंने इस बारे में रिम्स निदेशक को लिखित सूचना दी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सरकार ने बीते साल से 22% ज्यादा धान खरीदा, किसानों को किया 69,612 करोड़ रुपए का भुगतान। जी हां दोस्तों, मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 22.5% बढ़कर 368.7 लाख टन तक पहुंच गई है। यह खरीद 69,612 करोड़ रुपए में की गई है। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक वक्तव्य में कहा गया है कि अक्टूबर 2020 से शुरू हुए मौजूदा खरीफ विपणन सत्र 2020-21 में सरकार लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीफ फसलों की खरीद कर रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। नहीं किया पैन आधार लिंक तो लग सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, आधार कार्ड एक बेहद जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट है, वही पैन कार्ड भी काफी महत्व रखता है। आपको बता दें कि सरकार के निर्देश के अनुसार पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब 31 मार्च 2021 तक इस काम को करने के लिए समय दिया गया है। अगर लिंकिंग का काम 31 मार्च 2021 तक पूरा नहीं होता है तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत गंभीर नतीजों के तहत आप पर 10,000 रुपए का
जुर्माना भी लग सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियों में अब कमी आने की संभावना है, जबकि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कम से कम अगले 24 घंटों तक व्यापक वर्षा और हिमपात जारी रहने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, तटीय कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश के मध्य और पूर्वी भागों, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घने कोहरे की संभावना बनी हुई है। उत्तर भारत के मैदानी भागों के साथ साथ राजस्थान और गुजरात में भी आज से तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में भी 14 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज लगातार 5वें दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। लगातार 6 दिन तक बढ़ने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम थमे हुए हैं। आज तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कीमतों में फिर से कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे दिल्ली में पेट्रोल का भाव 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर पर बना हुआ है। वहीं बात करें डीजल की तो वह भी अपने पूर्ववर्ती दामों पर 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के सोने और चांदी के भाव का। तो दोस्तों शादी के सीजन के बावजूद दिसंबर के दूसरे हफ्ते में सोने की चमक फीकी रही, वहीं चांदी भी कमजोर दिखी। सराफा बाजारों में 7 से 11 दिसंबर के बीच सोने के हाजिर भाव में 270 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। इसी दौरान चांदी के भाव में 832 रुपए प्रति किलोग्राम नरमी देखी गई। अगर सोने के उच्चतम भाव से तुलना करें तो सोना अब तक 7,208 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है और चांदी 13,776 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बीएसई पर शुरू हुआ किसानों के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, तुरंत बेच सकेंगे अपनी खेती की उपज। जी हां दोस्तों, देश भर के किसान अब अपनी उपज को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जरिए सीधे बेच सकेंगे। शेयरों की खरीद फरोख्त के लिए मशहूर इस एक्सचेंज ने किसानों के लिए भी एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, जिसके जरिए उपज को पूरे देश में कहीं भी बेचा जा सकेगा। इसके जरिए किसानों को सीधे खाते में रकम ट्रांसफर हो सकेगी। इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को कंपनी ने बीएसई ई एग्रीकल्चर मार्केट नाम दिया है। बीम कृषि उत्पाद की बिक्री के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, जहां किसान अपनी उपज को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखेंगे, जिसकी नीलामी की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीन को लगेगा करारा झटका, सैमसंग भारत में लगाएगी मोबाइल डिस्प्ले यूनिट, करेगी 4,825 करोड़ रुपए का निवेश। जी हां दोस्तों, दक्षिण कोरियाई की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग भारत में ओएलईडी मोबाइल डिस्प्ले यूनिट लगाने जा रही है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में देश में सैमसंग की ओएलईडी डिस्प्ले यूनिट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस यूनिट को लगाने के लिए सैमसंग ने भारत में 4825 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। गौर करने वाली बात यह है कि यह यूनिट पहले चीन में लगाया जाना था, लेकिन कंपनी ने चीन से अपना कारोबार समेटकर यूपी में निवेश करने का फैसला किया है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।